तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका। इससे पहले हम लोगों ने चारों चैप्टर को देख चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब क्वेश्चन देख चुके हैं। और इस क्लास को भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो बिना समय गवाए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं और चैप्टर को पढ़ने का बहुत ही बेहतर तरीके से और पूरे शिद्दत से पढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। सबसे हम लोग पहले देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। यह उत्पादन, वितरण, खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। इसमें उत्पादन भी होता है, वितरण यानी बांटने की क्रिया भी होती है और खपत जैसी सामाजिक क्रिया भी शामिल होती है। आजीविका। आजीविका के बारे में हम समझते हैं। आजीविका कोई व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न कालावधनियों में जिस क्षेत्र में काम करता है वह या जो काम करता है उसी को आजीविका या वृत्ति या रोजगार कहते हैं। जो कुछ भी काम करता है आदमी, जो इंसान जो काम करता है वही उसका क्या कहलाता है, आजीविका या रोजगार कहलाता है। जैसे हम अगर पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो हमारी आजीविका क्या हो जाएगी, एक शिक्षक की बात ये नहीं, जो हमारा जो पेशा हो जाएगा वह शिक्षक हो जाएगा। यहाँ ही मेरी क्या थी, आजीविका है, यही मेरा क्या है, रोजगार है। अब हम लोग समझते हैं औद्योगिकरण के बारे में। अगर कोई आदमी ईटा पत्थर थाप रहा होगा तो उसका रोजगार वही होगा। कोई आदमी अगर खेत में काम कर रहा होगा तो उसका रोजगार वही होगा, खेती गृहस्थी वाला। अगर कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा होगा, मार लेप पोत दिया रहा होगा तो वही होगा। कोई पेंट वर्क का काम करना था है। अब ब्यूटिशियन का कोर्स भी चला तो कितना आदमी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहा होगा, 4-5 को परत मार रहा होगा, हेन्ने होने तने से उठा के रंग दे रहा होगा। तो ये अलग सब चीजें हैं। अब औद्योगिकरण, तो काम करने का अलग अलग तरीका है। औद्योगिकरण के कारण, जो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई इंग्लैंड से, उसके पीछे का कारण क्या था, इसके बारे में समझना है। तो आवश्यकता, देखिए एक बात बोला गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है, जैसे जैसे चीजों की खोज होने लगती है। ध्यान से देख, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। दूसरा दिया है नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, इस कारण भी औद्योगिक क्रांति हुई। कोयले एवं लोहे की प्रचुरता थी, तो ईंधन के रूप में कोयला काम करती थी और उद्योग को बनाने के लिए लोहा काम करती थी, वह भी थी। फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई, सस्ते श्रम की उपलब्धता थी, उसके बाद में विशाल औपनिवेशिक स्थिति था। इन सब के चलते क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिकरण हुआ। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का मुख्य कारण स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप नीति थी। अगर ब्रिटेन में अगर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, यानी वहां से उद्योगों की स्थापना हुई सबसे पहले वहीं से, तो उसके पीछे का कारण क्या था, तो स्वतंत्र व्यापार, किसी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं था। हस्तक्षेप मतलब किसी प्रकार के, किसी के द्वारा, सरकार द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं खोला जाता था। अपने यहाँ फैक्ट्री खोलना तो 75 को चीज है, पहले 4-5 दिन तो दौड़ाएगा आपको, पहले ठट। अब जोइएगा एथी लेने के लिए, क्या बोला जाता है उसको, अनुमति लेने के लिए कि हम फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, हमको टेंडर दे दीजिए, चाहे हमको वो अति प्रदान कीजिए, तो वो पार्टी 4 दिन तक ले घुमाएगा, परमिशन ही नहीं देगा। परमिशन आपको मिलेगा तो आपका का जानी गारंटी कार्ड कब बन के आएगा, ना बन के आएगा, वही पे आते रहिए, ससुरा अलग चीज है ये सब। लेकिन वैसी व्यवस्था वहां नहीं थी। उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी, व्यापारियों द्वारा उत्पादन में अधिक वृद्धि करना संभव नहीं था। जो व्यापारी थे उसमें उत्पादन में अधिक वृद्धि करना संभव नहीं था। यह बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों के द्वारा तैयार धागों का उपयोग कर सकता था। इसी कारण से नए नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में क्रांति लाने का शुरुआत किया, जिसके फलस्वरूप औद्योगिकरण और उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। जैसे औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ, बहुत सारे मशीनों के आविष्कार हुए, बहुत सारे चीज बनने लगे, बहुत सारे उत्पादन में काफी तेजी आई। तो जो उत्पादन हो चुके थे उन सामानों को बेचने के लिए भी बाजार की उपलब्धता हुई, तो बाजार की तलाश में ही क्या बढ़ा, उपनिवेशवाद बढ़ा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण, देखिए सब कारणों को देखते हैं धीरे धीरे हम लोग। 1969 में रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की मशीन स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई, जो जल शक्ति से चलने वाली, जो जल शक्ति से चलती थी। इसमें कौन कौन सी चीजों का आविष्कार कौन कौन किया है, इसको भी याद रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो रिचर्ड कार्टराइट के द्वारा किसका निर्माण किया गया, तो स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया गया, तो जो किससे चलती थी, जल शक्ति से, यानी जल से चलती थी।
1770 ईस्वी में स्टैंड डील हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने की एक मशीन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। इसको भी आपको याद रखना, वो कहाँ का था इसका जरूरी नहीं है। 1773 में लंकाशायर जगह का नाम है कि जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। तो फ्लाइंग का शटल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1773 इसमें किया गया था। ये इसको भी आपको कत करना होगा, ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। किया गया जिसके कारण तेजी से जुलाहे काम करने लगे और धागे की मांग बढ़ गई। जुलाहे जो काम करते थे भाई, जो कपड़े का काम करते थे, उनको बोला जाता था जुलाहा। तो वह भी काम करने लगे और कपड़े की मांग काफी तेजी से बढ़ने लगी। और 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया, जिसे बारीक सूत काटा जा सकता, एकदम छोटे छोटे सूत को कभी किया जा सकता था, काटा जाता था स्पिनिंग म्यूल से। 1785 में एडमंड कार्कराइट ने वास्प से चलने वाला पावरलूम नामक करघा तैयार किया। हथकरघा तैयार किया। अब ध्यान से देखिए, 1769 में जेम्स वाट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्प इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1769 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने वाले, जो खदान में काम करते थे, अंदर जाकर काम करने वाले के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने लौह उद्योग के लिए एक शक्तिशाली भट्ठी का विकसित कर उसे बढ़ावा दिया। तो कुछ ना कुछ चीजों के आविष्कार, नए नए चीजों के आविष्कार होते गए। धीरे धीरे यही आगे चल के क्या होगा, इंग्लैंड में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में सस्ते श्रम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जब मशीनों का आविष्कार हो गया तो जो श्रमिक थे वह किसी भी आमदनी पर, कम आमदनी पर ही काम करना, कम मजदूरी मिलने पर भी वो काम करने के लिए क्या हो जाते थे? तैयार हो जाते थे। तो सस्ता श्रम भी था, इस कारण भी वहां कभी हुआ, औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। फैक्ट्री से तैयार माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी, इस कारण भी हुआ। रेल मार्ग से पहले नदियों और समुद्रों के रास्ते व्यापार होता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेल मार्ग से पहले जो व्यापार होता था वह किस मार्ग से होता था? तो जल मार्ग से होता था। जहाजरानी उद्योगों में इंग्लैंड काफी आगे था। जहाजों को बनाने में, जो पानी जहाज जो पानी में चलते थे, उन जहाजों को बनाने में क्या होता, मतलब कि इंग्लैंड काफी आगे था। सभी देशों के सामानों का आयात और निर्यात ब्रिटेन के व्यापारिक जहाजी बड़े से होता था, जिसका लाभ इंग्लैंड को औद्योगिकरण की गति को तेज करने में होती है। उपनिवेशों से कच्चे माल की प्राप्ति सस्ते दामों पर इंग्लैंड को प्राप्त हो जाती थी तथा तैयार माल को बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध थे, जहां महंगे दाम पर ब्रिटेन को बेचना आसान था। देखिए सब सारी चीजें थी, जहाजों का कोई कमी नहीं था। बहुत सारे यहीं के नागरिकों ने बहुत सारे मशीनों का आविष्कार हुआ, जैसे पावर लूम हो गया, सेफ्टी लैंप हो गया, बहुत सारी चीजें हुई, वास्प इंजन का आविष्कार हुआ। तो सब चीजों का आविष्कार वहीं हुआ और बहुत सारी चीजें उपलब्ध थी भाई। व्यापार भी मतलब कि क्या होता था कि वहां जाने के लिए, एक जगह सामानों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात की सुविधा भी उपलब्ध थी। उसके बाद में कच्चे माल भी उपलब्ध थे, बाजार भी उपलब्ध था। इन सभी कारणों से क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। अब हम लोग समझते हैं उपनिवेशवाद। मशीनों के आविष्कार और फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। काफी संख्या में जो उत्पादन पहले मतलब कम होता था, वह उत्पादन काफी तेजी गति से होने लगी। मशीनों के आविष्कार और फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफी तेजी आई। उत्पादित वस्तुओं को बेचने तथा उद्योग के लिए कच्चे माल की प्राप्ति उपनिवेशों से ही होती थी। इसी क्रम में भारत इंग्लैंड का एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। क्या हुआ कि उपनिवेश की जो शुरुआत हुई वह कच्चे माल की प्राप्ति के लिए और बाजारों की उपलब्धता के लिए हुई, कि जो उद्योगों को चलाने के लिए जो कच्चे माल चाहिए वह उपनिवेश से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में जो तैयार माल होगा उसको बेचने के लिए भी हम क्या कर सकते थे कि बेच सकते थे। तो इसके लिए भी उपनिवेशवाद की क्या हुई, शुरुआत हुई। 18वीं सदी तक भारतीय उद्योग
विश्व में सबसे अधिक विकसित उद्योग थे। यह सुंदर और उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था। भारतीय हस्तकला, शिल्प उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, क्योंकि उस समय हम लोग जो गुलाम थे वह ब्रिटेन यानी इंग्लैंड या अंग्रेज के ही गुलाम थे। उसी का शासन, उसी के अधीन हम लोग का शासन चल रहा था। तो इस सब पर नियंत्रण किसका हुआ, चाहे वह हस्तकला हो या शिल्प उद्योग हो या व्यापार हो, उस सब पर नियंत्रण किसका था? तो वह नियंत्रण था अंग्रेजों का यानी इंग्लैंड का ही। उन्हें मजदूरी भी बहुत कम दी जाती थी। 1850 के बाद भारत में औद्योगिकरण की गति तेज हो गई, जिसके कारण भारत के कुटीर उद्योग ठप हो गए। अब ठप होने का कारण क्या होगा था कि भाई औद्योगिकरण में अब जो मशीनों के सामान थे, जो मशीनें से बने सामान थे, वह काफी सस्ते मिलते थे और काफी अच्छे भी थे और टिकाऊ भी थे। काफी अच्छी किस्म के थे और टिकाऊ थे, जिस कारण लोगों ने मशीनों का बना सामान पसंद किया। तो जो हस्त उद्योग थे, जितने भी हस्त उद्योग थे यानी कुटीर उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, वो उद्योग क्या हो गए? बंद हो गए, क्योंकि वह सामान बनाते बहुत कम थे और उनका सामान काफी, देखिए हाथ से कोई सामान बनता है तो वह काफी मेहनताना लगता है, काफी मेहनत लगता है, जिस कारण वह महंगी हो जाती है। और मशीन तो धाए धाए बना देता है, वो सस्ता पड़ जाता है, जिसके कारण वह सस्ती बिक जाती है और अच्छी भी दिखाई देती है। तो जिस कारण वह मशीनों का सामान बना काफी अच्छा लगा और वही मतलब लोग खरीदना पसंद करना चाहते थे। तो इसलिए हस्तकला जो थी वह खत्म हो गई। शिल्पकार और कारीगर लोग बेरोजगार हो गए। धीरे धीरे उनका काम धंधा खत्म हो गया। वह धीरे धीरे क्या होने लगे? बेरोजगार होने लगे। बेरोजगार लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। वे फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी करने लगे। भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया। भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना, इसके बारे में समझ लेते हैं। भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के बाद वस्त्र उद्योग के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देशी और विदेशी पूंजी लगाकर खोली गई। उसमें हमारे देश के लोग भी थे और विदेशी लोगों ने भी यहाँ फैक्ट्री डालो शुरू कर दी। जब कुटीर उद्योग बंद हो गया, तब किस उद्योग की शुरुआत हुई? वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव 1891 ईस्वी में बंबई में डाली गई थी। यह क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि सर्वप्रथम जो सूती कपड़ों की मिल की नींव डाली गई थी वह कब डाली गई थी? 1851 ईस्वी में कहाँ डाली गई थी? तो बंबई में डाली गई थी। कावसजी नानाजी दभार ने 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया था। जो पहला कारखाना निर्मित किया गया था वह 1954 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो कावसजी नानाजी दभार। प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। उसके बाद में 1914 तक देश में सूती कपड़े मिलों की संख्या कितनी हो गई? 144 हो गई। सबसे पहले डाली गई थी 1891 ईस्वी में, और 1914 तक आगे जाते उसकी संख्या कितनी बढ़कर हो गई? 144 हो गई। चलिए आगे देखिए। भारतीय सूती धागों का निर्यात चीन से होने लगा था। जो सूती वस्त्रों का जो निर्यात होता था भारत का, वह कहां से होता था? चीन से। आयात का मतलब होता है मंगाना और निर्यात का मतलब होता है भेजना। देश की पहली जूट मिल 1917 ईस्वी में कलक में एक मारवाड़ी व्यवसाय हुकुम चंद के द्वारा स्थापित की गई। जो पहली जूट मिल स्थापित की गई थी वह 1917 ईस्वी में की गई थी। कहां? तो हुकुम चंद्र के द्वारा स्थापित किया गया था। अब आगे देखिए। 1907 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। यह आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी? वह की गई थी 1907 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। वर्तमान में भारत में 7 स्टील प्लांट है। कितने? 7। भारत में कोयला उद्योग की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1814 ईस्वी से मानी जाती है। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा, तो पूछा जाएगा। आगे हमारा टॉपिक निकल के आता है औद्योगिकरण का क्या परिणाम हुआ। औद्योगिकरण का क्या परिणाम हुआ इसके बारे में समझिए। औद्योगिकरण के कारण भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग आदि का विकास हुआ। उससे पहले नहीं था। औद्योगिकरण से पहले ना तो वस्त्र उद्योग था, नहीं लौह उद्योग था, नहीं सीमेंट उद्योग था और नहीं कोयला उद्योग था। जमशेदपुर, धनबाद, डालमिया नगर जैसे नए व्यापारिक नगर का विकास हुआ। हाथ से तैयार माल महंगा हो गया, जिससे उसकी बिक्री क्या हो गई? खत्म सी हो गई। महंगे सामान लोग पसंद कहाँ करते हैं? मशीन से बना सामान अच्छे क्वालिटी का भी था, टिकाऊ भी था और सस्ता भी था। इसलिए मशीनों से बना सामान लोग पसंद करने लगे, और हाथ से बना सामान काफी महंगा था, जिसलिए उनकी बिक्री ही काफी बंद हो गई। भारत में लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए। यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई।
जिससे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, समाज में वर्ग विभाजन जिसमें 3 वर्गों का उदय हुआ, जिसमें पूंजीपति वर्ग थे, बुर्जुआ वर्ग को मध्यम वर्ग कहा गया, और श्रमिक मजदूर वर्ग यानी श्रमिक वर्ग निकल के आए। तो औद्योगिक क्रांति के बाद में जो समाज था वह कितने वर्गों में बट गया? 3 वर्गों में बट गया। कौन कौन? जिनके पास रुपये पैसा काफी ज्यादा था पूंजीपति वर्ग कहलाए, जो बीचवनीय थे वह बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग कहलाए, और इसके बाद में जो बचा वह कहलाया मजदूर वर्ग। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिकरण ने एक नए तरह के मजदूर वर्ग को जन्म दिया जिसको शलभपति की शुरुआत माना जाता है। तो शलभपति की जो शुरुआत हुई थी वह औद्योगिक क्रांति के बाद ही हुई थी। मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में जहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी वे रहने के लिए तैयार हो बाध्य थे, इसी को कहा गया शलभपति। जो शलभपति की बताया जाए कि शलभपति क्या है, तो शलभपति की जो शुरुआत हुई थी वह औद्योगिक क्रांति के बाद हुई। जो बेरोजगार थे, जो मजदूर वर्ग थे, वह शहर में काम करने के लिए किसी भी कीमत पर वह तैयार थे, चाहे वह छोटे छोटे घरों में रहते जहां कोई भी सुविधा नहीं थी, ना रहने का ठीक, ना खाने का ठीक, कोई भी सुविधा नहीं थी, लेकिन वह फिर भी रोजगार की तलाश में वह थे। इसी को बोला गया कथी? शलभपति। मजदूरों की आजीविका के बारे में समझिए आप। मजदूरों की आजीविका। औद्योगिकरण ने मजदूरों को शोषण किया, महिलाओं और बच्चों से भी 18-18 घंटों तक काम करवाया, कारखानों में मजदूरों को बेरोजगार बना दिया। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उनके पास दैनिक उपभोग के पदार्थों को खरीदने के लिए भी धन नहीं था। इस तरह से औद्योगिक क्रांति ने बर्बाद किया मजदूर वर्ग को कि उनका जो आजीविका था वह तहस नहस हो गया। वह जो उपभोग की वस्तु है, जो खाने की वस्तु है, जो मूल आवश्यकता है, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, उन सब चीजों की भी उनको पूर्ति नहीं हो पाती थी। अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख किया। 1838 में मजदूरों ने लंदन में श्रमिक संघ के द्वारा चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। 1918 में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार दे दिया गया। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंग्लैंड में सभी वयस्क स्त्री एवं पुरुषों को मताधिकार कब दिया गया था? तो 1918 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1918 ईस्वी में। चलिए आगे समझते हैं। भारत में मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट कानून बना। तो फैक्ट्री एक्ट कानून जो कब पारित हुआ था इसको भी ध्यान में रखिएगा। फैक्ट्री एक्ट जो कानून पारित हुआ वह 1881 ईस्वी में पारित हुआ। 1881 ईस्वी में, जिसमें कहा गया था कि जिसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम का घंटा तय किया गया कि जितने घंटे काम करेगा उतना ही आपको इसको कत करना होगा, उसका रुपया देना होगा। महिलाओं के भी काम के घंटे में तथा मजदूरों को निश्चित किया गया, मजदूरी उनकी निश्चित की गई कि इतना आपको मजदूरी देना ही होगा तो देना होगा, अगर उससे आप कम करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 31 अक्टूबर 1920 को संगठित मजदूरों के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। कब की गई? तो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का गठन किया गया जो मजदूरों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया कि अगर कहीं की भी अगर मजदूरों की समस्या है तो वह एक सामाजिक समस्या होगी, उनका समाधान करना आवश्यक होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी मजदूरों ने अपनी मिल मालिकों के विरोध पर औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। स्वतंत्रता प्राप्ति जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है गांधी जी के नेतृत्व में होता है, वह पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में बेरोजगारी बढ़ गई। श्रमिकों को उम्मीद थी कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए 1848 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम मजदूरी जो कानून पारित हुआ था वह कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मजदूरों की आजीविका कैसी रही इसके बारे में समझिए। जब 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 1947 में जब भारत आजाद हो गया तो उस समय उनकी स्थिति क्या हुई इसके बारे में समझना है। अब ध्यान से देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मजदूरों की आजीविका में क्या परिवर्तन हुआ इसके बारे में समझिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों
को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें बढ़ाई गई। उनको जितना महीना पहले मिलता था, मजदूरी पहले मिलती थी, उससे मजदूरी अधिक मिलने लगी। अब आगे समझते हैं मजदूरों की स्थिति में सुधार है। तो 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग का स्थापित किया, जिसके द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा उनकी मजदूरी को सुधारने का प्रयास किया गया। तो एक सवाल यहाँ से भी याद रख लीजिएगा कि 1962 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय श्रमिक आयोग स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय श्रमिक आयोग की स्थापना कब की गई? 1962 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। और आगे समझ लेते हैं, किया गया उनकी मजदूरी को सुधारने का प्रयास किया गया। इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योगों में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। चूंकि औद्योगिकरण के दौर में पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था, इसी बदौलत उनकी स्थिति को सुधारने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। कुटीर उद्योग का महत्व एवं उसकी उपयोगिता। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने भारत में कुटीर उद्योग को तो काफी हद तक क्षति पहुंचाया था, मजदूरों की आजीविका को काफी प्रभावित किया था। परंतु इस विषम एवं विपरीत परिस्थितियों में भी गांवों एवं कस्बों में यह उद्योग पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा था। मतलब गांव में यह छोटा मोटा उद्योग चलते रहा था, कितनी भी परिस्थितियां खराब थी उसके बावजूद गांव एवं कस्बों में यह उद्योग पुष्पित एवं पल्लवित हो रहे थे। जनसाधारण को लाभ पहुंचाया जा रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन अब क्या निकल के आ रहा, देखिए राष्ट्रीय आंदोलन विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के समय, चाहे वह चंपारण सत्याग्रह हो, असहयोग आंदोलन हो, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, यह सब स्वदेशी आंदोलन के चलते इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि उस समय इसी को बढ़ावा दिया गया। गांधी जी ने कहा कि लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है, कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा तो उसमें कहीं ना कहीं भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयास किया जाएगा। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं, अत्यधिक संख्या को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का अत्यधिक समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। जो कुटीर उद्योग है वह काफी कामगार है, जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो कस्बों में लोग रहते हैं उनके लिए। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लघु उद्योगों ने सिद्ध किया कि वे बहुत तरीके से फायदेमंद होते हैं। ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग भारत में हाथों से बने हुई वस्तुओं को ज्यादा तरजीह देते थे। जो ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग थे, जिनके पास रुपया पैसे की कोई कमी नहीं है, तो उनको लगता था कि भाई यह हाथ से जो बना सामान काफी बेहतर तरीके का है, काफी अच्छा है, तो इसलिए वह वही पसंद करते थे। हाथों से बने धागों के कपड़े, तस्कर सिल्क, बनारसी साड़ी तथा बलुचरी साड़ियां तथा बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियां एवं मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की मांग ब्रिटेन के उच्च वर्गों में अधिक थी। मशीनों द्वारा इसकी नकल की गई, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। अरे हाथ से बने सामान का पड़ता मशीन करेगा अंग्रेजों के लिए, अपने यहाँ का लोग तो भाई सब मशीने से बनल सामान यूज कर रहा है। चलिए, क्यों यह थी, इस पर अकाल और बेरोजगारी का भी असर नहीं होता था, क्योंकि यह महंगी होती थी और सिर्फ उच्च वर्ग के द्वारा विदेशों उपयोग में लाई जाती थी। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुटीर उद्योग की उपयोगिता और उसके विकास हेतु भारत सरकार ने कई नीतियां लाई कि 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिकरण की नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। सन 1952-53 में 5 बोर्ड बनाए गए जो हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल की जाटा तथा ग्रामीण उद्योगों हेतु उसका देखभाल कर सके। आगे चलकर 23 जुलाई 1980 को औद्योगिकरण की नीति की घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों की बात कही गई एवं लघु उद्योगों की सीमा भी बढ़ाई गई। इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने जहां एक तरफ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ने लगी। सन 1950 के महत्वपूर्ण विश्व में अग्रणीय औद्योगिकरण शक्ति समझा जाने वाला ब्रिटेन अपने प्रथम स्थान से वंचित हो गया और अमेरिका एवं जर्मनी जैसे देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी आगे निकल कर आए। अब
उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे उन टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग ने पढ़ा। अब इसका रह गया क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में कर लेंगे।